अभी तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? व्हेनेवर velocity of a body changes in equal amount in equal intervals of time, howsoever small these time intervals may be. Howsoever these time intervals may be. टाइम इंटरवल कितना मर्जी छोटा क्यों ना हो, अगर बॉडी की वेलोसिटी का चेंज इक्वल टाइम में इक्वल है देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखी है। से दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग कहते हैं कि एक बॉडी को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। एक सेकंड बाद जब ड्रॉप किया टाइम ज़ीरो है, एक सेकंड बाद जब हम बॉडी की वेलोसिटी देखते हैं दिस कम्स आउट 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम 2 सेकंड बाद आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 19.6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम इसको 3 सेकंड बाद देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, इसमें 9.8 ऐड कर दो 29.4 हो जाएगा। चेक करना 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट समझना है कि पहले एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 9.8 माइनस 0, 9.8 माइनस 0 दिस कम्स आउट 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे टाइम में देखो, दूसरे एक सेकंड में टाइम इंटरवल कितना हो गया, ऐसा करते हैं यहाँ पे टाइम इंटरवल लिख लेते हैं। टाइम इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल यहाँ पे फिर से 1 सेकंड हो गया, 2 माइनस 1, ठीक है 1 सेकंड हो गया। और इसमें भी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सेम कैन बी डन हेयर आल्सो। यहाँ पर भी हमारे पास टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड, 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड, ये हो गया 1 सेकंड। और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर भी कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड। देखो हर बार टाइम इंटरवल सेम है और चेंज इन वेलोसिटी भी सेम है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है 9.8 इस एग्जांपल में, और टाइम टेकन हर बार कितना आ रहा है 1 सेकंड आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस केस में देखो ना तो डायरेक्शन में कोई चेंज है, हर बार चाहे जो मर्जी टाइम इंटरवल हो, हर बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन की वैल्यू किस तरफ है, इट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ना तो मैग्नीट्यूड में कहीं चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ना ही कहीं पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब सिमिलरली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, व्हेनेवर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउसोएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। सिर्फ हमारे पास चेंज कहाँ पे आना है, जहाँ पे हमने पहले इक्वल अमाउंट लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए इक्वल इंटरवल्स में। अब इक्वल इंटरवल्स में चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तब हम कह सकते हैं कि सच एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैं एक तरफ टाइम लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं v लिखूंगा। टाइम की वैल्यू 0 सेकंड थी, पार्टिकल की वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड। टाइम हो गया 2 सेकंड, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। टाइम हो गया 4 सेकंड, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। टाइम हो गया
6 सेकेंड, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड। अगली बार भी टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड। यहाँ पर भी टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड इन द नेक्स्ट केस चेंज इन वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टाइम इंटरवल सेम है बट चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। सच acceleration will be called non-uniform acceleration. And next we have average acceleration. Average acceleration को आप कैसे डिफाइन करोगे, रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन या टू द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इन वेलोसिटी, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने लिखनी हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। दिस रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब एवरेज एक्सेलरेशन का बेसिक पर्पस क्या था, जैसे ठीक क्या है, बिल्कुल वही जो हमने एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का पर्पस डिस्कस किया था। एक्चुअली तो क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगी। आई जस्ट रिकॉल, अभी जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल ली थी, टाइम 0 पे स्पीड थी पार्टिकल की 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, फिर थी हमारे पास 4 सेकेंड पे 8 मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकेंड पे हमने लिखी थी 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर हम अलग अलग इंटरवल्स में देखें, हर 2 सेकेंड में देखें तो चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है ना। अगर मैं इन सब की एवरेज वेलोसिटी लिखता हूँ तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास, एवरेज एक्सेलरेशन लिखता हूँ तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 16 - 1 अपॉन टाइम टेकन 6 - 0, यानी कि 15 - 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्चुअल में क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, बट अगर पार्टिकल इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता तब भी चेंज इन वेलोसिटी उतना ही आता जितना कि एक्चुअल वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ आया है, तो आप इसको लिखने का दूसरा तरीका भी यहाँ पर बना सकते हो। आप लिख सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन इज दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन with which if particle moves it change in its velocity will be same, change in velocity will be same in same time interval as it is due to actual variable acceleration। यानी कि उतनी ही वेलोसिटी में चेंज आएगा उतने ही टाइम में जितना कि एक्चुअल वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ आया था। यहाँ पर एक्चुअल वेरिएबल एक्सेलरेशन थी, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, तो चेंज कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। अगर पार्टिकल इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता तब भी 6 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी उतना ही आता। सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन इज uniform representation of variable acceleration। ठीक है, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि
जो रोल वेरिएबल एक्सेलरेशन प्ले कर रही है वही रोल ये एवरेज एक्सेलरेशन प्ले करेगी। ओके, इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो बेटा, ये सभी डेफिनेशंस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सभी की डेफिनेशन पैरेलल ही चल रही हैं, है ना। तो आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड कब है? व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम ही होने वाली है, तो मैं उसे अलग से डिफाइन क्यों करूँगा। तो जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी मेरे पास क्या है? दिस रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन में मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत बहुत छोटा ले लूँ, देन दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बात हम पहले 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर मैं जो टाइम इंटरवल है उसको बहुत छोटा, कितना छोटा? सच दैट दिस टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0, देन दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन अराउंड ए स्मॉल टाइम इंटरवल व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन को ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है विद अ कंडीशन कि उस एवरेज की कैलकुलेशन के लिए टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा होना चाहिए। दिस टाइम इंटरवल शुड अप्रोच टू 0। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। जब भी हम ये लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं dv बाय dt। याद करो, जब हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी थी? यहाँ पर हमारे पास आया था एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया था तो ये बन गया था ds बाय dt। हम ds या dt ये सिंबल यूज कब करते हैं? जब स्मॉल चेंज हो। स्मॉल भी थोड़ा बढ़िया शब्द नहीं है, वेरी 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 स्मॉल चेंज हो, तब हम ds बाय dt वर्ड यूज करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए को लिखने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। एक बार अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं बिना वेक्टर्स के करूंगा। ये मेरे पास हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखो, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ds है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ और फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में अदला बदली कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। इट इज़ डन समथिंग लाइक दिस। अब ds बाई dt क्या है? ds बाई dt है v। एक कॉमन गलती, कॉमन कंफ्यूजन होती है कि ds बाई dt को आप कहते हो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल चेंज इन टाइम है, तो स्मॉल वेलोसिटी आएगी। कई बार मन करता है इसको dv लिख दे। बिल्कुल नहीं करना, बात को ध्यान से समझो। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ds है मेरे पास 0.00001 और dt मेरे पास जो है वो है 0.00001। ठीक है, यहाँ पर कितनी जीरोज हैं? यहाँ पे जीरो थोड़ी और बढ़ा लेते हैं क्योंकि टाइम टेबल मुझे कम लेना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ds बाई dt लिखूंगा, आपको बड़ा क्लियर है, ds भी बड़ा छोटा है, dt भी बड़ा छोटा है। बट जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा
तो ये वैल्यू छोटी नहीं आने वाली, दिस इज गोइंग टू बी 10, दिस इज नॉट ए स्मॉल वैल्यू, मीन्स ds छोटा होगा, dt छोटा होगा, बट ds बाई dt के छोटा होने की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए इसको हम जनरली v लिखेंगे। तो a को हम लिखेंगे dv बाई ds इंटू dv बाई ds इंटू v। अब कई बार यहाँ पे ना मन गड़बड़ करता है, मन कहता है ये v और v मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह के पाप अपने मन में नहीं लाने, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू डी वी, a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस, a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस, दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो क्या है कि जब आपने ये लिखा, इसके बाद न्यूमेरिकल करते हुए आपको चैलेंज क्या आएगा, यहाँ पर तो मैंने s लिख दिया, ठीक है, s इज जनरल टर्म डिस्प्लेसमेंट, पर जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है। मान लो कि पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा है, पार्टिकल की जो पोजीशन है, ठीक है, विद द टाइम सिर्फ x एक्सिस में चेंज हो रही है, तब आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लोगे, dv बाई ds की जगह dx, ठीक है, कुछ नहीं है, वहाँ पर ds था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जनरल वर्ड्स थे, जनरल सिंबल था, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो dv बाई dx। तो ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, चाहे ये एक ही बात है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा था 3 मेथड्स हैं, एक तो ये हो गया dv बाई dt, दूसरा हो गया v इंटू डी वी बाई डी एस, तीसरा एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा था dv बाई dt। v क्या है, वेलोसिटी, ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ ds बाई dt। आप लोगों ने जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे, आपको याद होगा, आपने डबल डेरिवेटिव पढ़ा था, तो यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर। किसी ने अपने मन में ये पाप नहीं लाना कि ये dt मल्टीप्लाई हो गए तो डी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, नहीं, मैं मैथमेटिकल टूल्स में भी पहले बता चुका हूँ कि दिस इज सिंबल ऑफ डबल डेरिवेटिव, एक्चुअली इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप इसको क्या बोलोगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। ओके, अब हम एक्सेलरेशन के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल हमारे पास है, ये डाटा गिवन है, रूट वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1। हमें ये प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है और हमें एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिटवीन इंटरवल्स 0 एंड 3 सेकेंड। तो हम लोग जो डाटा गिवन है वहाँ से शुरू करेंगे। हमें रूट वाई गिवन है टी माइनस 1, तो मैं वाई को यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर ले लूँगा दोनों साइड्स में, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ y। हमें पहुंचना है एक्सेलरेशन तक। यहाँ पर देखो y का मतलब है पार्टिकल की पोजीशन y एक्सिस के अलाउंग चेंज हो रही है। हमने इन जनरल x या s लिखा था, यहाँ पर y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल कंटिन्यू द सेम अप्रोच। ये मेरे पास आ गई है y की वैल्यू। अगर मैं y का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dy बाई dt हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मुझे देगी वेलोसिटी की वैल्यू। डेरिवेटिव मैं फटाफट से सॉल्व कर दूंगा, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर है। v इज इक्वल टू 2t माइनस 2। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं फिर से दोनों तरफ डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है, वी विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप ये डेरिवेटिव लोगे तो dv बाई dt बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप डेरिवेटिव लोगे 2 इंटू डी टी बाई डी टी और माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2, एक्सेलरेशन कम्स 2, तो एक्सेलरेशन 2 है और वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास
2t माइनस 2 है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अब देखो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। As acceleration does not depend upon, it has constant value of 2 meter per second square. So first part is proved कि acceleration of this motion remains constant, यानी कि this is uniformly accelerated motion. अब हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब वेलोसिटी का चेंज किन दो टाइम्स पे लेना है? एक 3 सेकेंड पे और एक 0 सेकेंड पे। एक 3 सेकेंड पे और एक 0 सेकेंड पे अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे ध्यान देना बेटा फिर से v3 यानी कि वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम की वैल्यू पहले कितनी आएगी? 3 माइनस फिर टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 अपॉन 3। ये आपके पास हो गया 6/3, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। एंड ये सेम आनी ही चाहिए थी क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वही एवरेज एक्सेलरेशन होगी। ये तो अलग अलग तब होते हैं जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। यहाँ तो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था, सॉरी हमने प्रूव कर दिया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन है वही हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन भी आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और हमसे कहा गया फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, देन एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत कुछ फाइंड आउट करना है। हमें s की वैल्यू दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जनरल अप्रोच होती है कि हम लोग पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ढूंढ के अपने पास रख लेंगे, फिर 1 बाय 1 करके क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वी विल स्टार्ट विद v यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे आएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt। ठीक है, t क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6t, 2 अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यानी कि v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 6t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम ढूंढेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे? dv/dt। जब आप ये डेरिवेटिव लोगे ये हो जाएगा 6t माइनस 6, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 6t माइनस 6। ठीक है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 में हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तीनों आ गई हैं। अब कोई समस्या ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट चलते हैं। एक्सेलरेशन जब 0 हो तब वेलोसिटी कितनी है? तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन 0 होती कब है। ठीक है, फॉर a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 होगी कब? जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगी। 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 है, बट मुझे ढूंढनी है वेलोसिटी, यानी कि मैं वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम को 1 सेकेंड पुट कर दूंगा। इससे नीचे आपको दिखाई देगा। तो आई विल यूज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या करूंगा? टाइम की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा एंड आई विल गेट दिस आंसर एज -3 मीटर पर सेकेंड। सो आई गेट वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड। कब? जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 थी। हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। ये रही वेलोसिटी, है ना? तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू हमें 0 करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बी पार्ट में वेलोसिटी की वैल्यू को 0, 3t स्क्वायर माइनस 6t। यहाँ पर t कॉमन आ जाएगा, 3t इनफैक्ट कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हो सकती हैं जहाँ t की वैल्यू 0 सेकेंड होगी या 2 सेकेंड होगी। तो मैं इन दोनों टाइम्स के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू ढूंढूंगा, क्योंकि मुझसे कहा गया है
कि वेलोसिटी की वैल्यू जब जीरो है तब एक्सेलरेशन कितनी है। अब वेलोसिटी की वैल्यू दो टाइम पे जीरो है तो मुझे दोनों टाइम पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास है 60 - 6 एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, t को 0 पुट कर दूंगा, t को 0 पुट करूंगा तो एक्सेलरेशन अपने पास आएगी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है टाइम को पुट करना है 2 सेकेंड, टाइम को पुट कर दो 2 सेकेंड। तो इस केस में 2 पुट करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो सेकेंड बी पार्ट है उसके मेरे पास दो आंसर्स आएंगे कि वेलोसिटी दो टाइम पे जीरो होती है और इन दो टाइम्स पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। एक टाइम पे -6 है, एक पे +6 है। -6 और +6 में माइनस या प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन, प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेलोसिटी, इसकी चेक करनी पड़ेगी। चलो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इन दो इंस्टेंट्स पे 0 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया है। नाउ वी प्रोसीड टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड। यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की गई है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने ये लिख रखी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने ये लिख रखी है। हमें ये वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है फॉर टाइम 4 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 4 स्क्वायर -6 × 4, ये हो जाएगा 48 - 24, दिस कम्स आउट 24 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली वी कैन गेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हमें सिर्फ क्या करना है, t की वैल्यू को 4 पुट करना है, 24 - 6 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी। अब क्वेश्चन का हमारे पास है डी पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दिस टू इंटरवल्स, सॉरी बिटवीन दिस टू टाइम्स। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये मेरे ख्याल से सिंबल आपको क्लियर होगा। वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड। वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, आप यहाँ पे t की वैल्यू को 2 पुट कर दोगे, यू विल गेट दिस 3 × 2 स्क्वायर -6 × 2 माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड। जब टाइम को 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी की वैल्यू 0 ही बनेगी, तो मैं सीधा ही इधर 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बाय 2। तो ये मेरे पास हो गया 12 - 12/2, यानी कि दिस कम्स आउट 0। मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन इज 0 बिटवीन इंटरवल्स t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इन दो इंटरवल्स में एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, बट हमने यहाँ पर बाई चांस कैलकुलेट किया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग है। एक -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, एक +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। ओके, विद दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास t इज इक्वल टू √x+3 गिवन है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लेना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इट इज गिवन दैट x इज पोजीशन। तो क्वेश्चन में x पोजीशन लिखा हुआ है और हमसे बात की गई है, हमसे पूछा क्या गया है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू व्हेन वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा वर्ड पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो हमारे आंसर में थोड़ी वेरिएशन आएगी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो शुरू करते हैं। हम लोग t हमें दे रखा है √x+3। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, √x को लिख सकता हूँ मैं 3t - 3, यानी कि अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। इज दैट ओके? अब देखते हैं, मुझे ढूंढनी है v की वैल्यू। v की वैल्यू कितनी होगी? देखो अब ये x है तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे ये हो जाएगा 2t - 6। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तब डिस्प्लेसमेंट ढूंढो जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो ये जो मेरे पास अभी आई 2t - 6, ये क्या है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये है मेरे पास पोजीशन। प्लीज़ मेक इट श्योर दैट ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये मेरे पास पोजीशन है और ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन की बात हम कर ही नहीं रहे। या यूँ भी कह सकते हो कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है, मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे v को 0 करना है। जब v को 0 पुट करूँगा तो मेरे पास t की वैल्यू यहाँ पर आ जानी चाहिए 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। यानी कि मुझे देखना है कि 3 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक देखना है। ठीक है, तो देयर इज सम एम्बिग्युइटी, कुछ कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, इसलिए मैं मान कर चल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में पूछा गया है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स। कहाँ से? सॉरी, टाइम इंटरवल्स नहीं, बिटवीन दिस टाइम इंटरवल यानी कि 0 to 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन के लिए मुझे अब टाइम को यहाँ पर 3 सेकेंड पुट करना पड़ेगा। जब मैं 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9। फिर मुझे टाइम को इधर 0 पुट करना पड़ेगा, ये सिर्फ 9 बचेगा। तो ये 9 माइनस 18 मेरे पास माइनस 9 मीटर आ जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टाइम 0 to 3 सेकेंड। अगर मुझे क्वेश्चन में पोजीशन ढूंढनी होती, ठीक है, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड की पोजीशन हो गई, क्योंकि 3 सेकेंड पे ही वो टाइम है यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। तो मैं इस इक्वेशन में टाइम को 3 सेकेंड पुट करूँगा। 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो ये हो गया 9 माइनस 18 प्लस 9, तो ये मेरे पास आ गया 0 मीटर। यानी कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 0 मीटर। यानी कि जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है तब पार्टिकल ओरिजिन पे है, पार्टिकल यहाँ पे है। पार्टिकल ने चलना कहाँ से शुरू किया था? 9 मीटर से। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की पोजीशन कितनी थी? 9 मीटर, और 3 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे है। ओके, तो अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो -9 आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ड्रॉ किया गया वेक्टर, ये हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, और एक्स एक्सिस इंक्रीज करती है राइट साइड में, इसलिए ये खुद ब खुद -9 आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज -9 मीटर एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 मीटर, दैट इज पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ओके, बढ़िया। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार करने के बाद अगले क्वेश्चन को नोट करने के बाद दोबारा से भी अपनी रफ कॉपी पे खुद से करके देखोगे। ये ओल्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, तो हम लोग टेस्ट में भी इसको बार बार पूछते हैं। गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? इस बार टाइम दिया है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में एक्स को कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं x को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूँ। टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मुझे गिवन है, तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। पिछले 2 क्वेश्चंस किए जिनमें स्क्वायर रूट आ रहा था, तो हमने रीअरेंज करके वो कंसेप्ट ठीक कर लिया था। यहाँ पर अब प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर अब हम स्क्वायर रूट के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन को यहीं से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। इस बार मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेने की जगह थोड़ा आसान कर लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x ले लेता हूँ। इससे मुझे सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि मुझे चेन रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि जो हम पूरा सॉल्व करने के बाद अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन खुद ब खुद हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लो, 2αx हो गया, ये प्लस बीटा हो गया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो v मेरे पास बन जाएगा 1/2 αx प्लस बीटा। ठीक है, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1।
बट मुझे क्या ढूंढनी है, मुझे ढूंढनी है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मेरे पास क्या आई है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स के ऊपर, है ना। मुझे अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ढूंढनी है। अब एक्सेलरेशन के आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे, आपने पढ़ा था dv बाई dt या आपने पढ़ा था v इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखो मैंने अब ये सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पे प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि जो वेलोसिटी है वो x की टर्म्स में दे रखी है, तो मेरे पास ये फार्मूला अप्लाई करना कंफर्टेबल है। दोनों से जाएगा बट ये कंफर्टेबल है, दूसरे में मुझे चेन रूल के थ्रू करना पड़ेगा, वो आप लोग खुद घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू पावर -1, इधर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स। जब आप ये डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तो आपको याद होगा -1 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, क्योंकि ये इसको हमें u मानना पड़ेगा, u रेज टू पावर n का डेरिवेटिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज रूल तो यहाँ पे भी लगेगा, n इंटू यू रेज टू पावर n-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, और u की वैल्यू इस बार हमारे पास बच्चों कितनी है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। वैसे मैंने आपको सीधा भी करवाया था, मैंने कहा था कि अगर ये लीनियर इक्वेशन हो तो जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है यानी कि 2 अल्फा है, सीधा 2 अल्फा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तब आप चेन रूल को छोड़ सकते हो। जो मेथड आपको याद है बेटा वो अप्लाई कर लेना, दोनों से आपका रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये मेरे पास हो गया 2 अल्फा, ठीक है। अब हमें चाहिए थी एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा और ये पार्ट सेम है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, इसको 2 रहने देते हैं, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, dv बाई डी एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, -2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो v हमने ऐसे ही रखना है, dv बाई डी एक्स हमने लिख लिया -2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई -2 अल्फा इंटू वी क्यूब। क्वेश्चन में मुझसे यही कहा गया था कि एक्सेलरेशन को लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ v, सो वी डिड द सेम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v हमने लिख दी है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मोशन इन वन डायमेंशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद ग्राफ्स। ग्राफ्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में आगे कई केसेस आएंगे। वी विल स्टार्ट विद व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा। तो हम लोग टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं, पोजीशन एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पर एक्स जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी पार्टिकल का ओरिजिन पे होना ज़रूरी नहीं है। जब मैं x को 0 लिखता हूँ इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास ओरिजिन ऑफ पोजीशन। मैं सपोज कर लेता हूँ कि पार्टिकल इज़ प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। ये है पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, x नॉट के ऊपर। x नॉट का मतलब है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम इज 0, ठीक है। सो दिस मे बी कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन। हालांकि इस केस में इनिशियल या फाइनल पोजीशन का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टिकल तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, ये मैंने डिस्टेंस या पोजीशन मार्क कर ली x नॉट। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, x नॉट। टाइम 1 सेकेंड हो गया, पार्टिकल की पोजीशन कितनी रहेगी, x नॉट। टाइम 2 सेकंड हो गया, पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी, एक्स नॉट, क्योंकि पार्टिकल ने तो चलना ही नहीं है, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करनी है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जितना मर्जी टाइम आगे बढ़ता चला जाए पार्टिकल की पोजीशन तो सेम रहेगी। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, दिस विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस।
ठीक है। तो जो xt ग्राफ है, xt ग्राफ फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है। इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है? ये ग्राफ हमें बताता है कि पार्टिकल रेस्ट पे है। ये ग्राफ हमें बता सकता है कि पार्टिकल ओरिजिन से कहाँ प्रेजेंट है, ओरिजिन से राइट में कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से लेफ्ट में कितने डिस्टेंस पे है। तो ये पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। जैसे यहाँ पर ये x0 है, ये पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस हमें बता रहा है। पॉइंट 1, इट गिव्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मान लो कि पार्टिकल इस तरफ है, मैं एग्जांपल के तौर पे वैल्यू लिख लेता हूँ -3 मीटर। तो उस केस में मेरे पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट वो इस तरफ आएगा -3 मीटर, ये आएगा। ग्राफ विल बी अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, बट इस बार ये ओरिजिन के नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर ना कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि ये लाइन आगे को बढ़ रही है, सिर्फ लाइन को देखते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पर बेशक लाइन बढ़ रही है बट पार्टिकल रेस्ट पे है। लाइन का बढ़ना और पार्टिकल का मूव करना दोनों इंटायरली डिफरेंट है। ग्राफ की शेप पार्टिकल के मोशन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न धीरे धीरे दूर होगी, आगे जाके भी आप गलतियां करोगे। डन। और सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी। देखो, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इस सेंस लाइन है, इसकी स्लोप क्या होती है? 0। स्लोप हम लोगों ने जब हमने ग्राफ्स मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े थे तब हमने लिखी थी, स्लोप की वैल्यू 0 होगी। स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, यानी कि जब कभी भी ये जनरल रिजल्ट बन जाएगा, जब कभी भी xt ग्राफ की स्लोप 0 हो जाती है उसका मतलब उस टाइम पार्टिकल रेस्ट पे है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे या उस दौरान जब तक स्लोप की वैल्यू 0 रहती है पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पर मेमोराइज भी करेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। देखो यहाँ पर चेंज इन पोजीशन कितनी है? 0। टाइम जो मर्जी हो, स्लोप हमारे पास कितनी आएगी? 0। अब कंसर्न ये है कि आपको ये कैसे पता लगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कहाँ से आया, है ना? इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो कि ग्राफ ऐसे होता तो आप स्लोप कैसे ढूंढते? ये एक्चुअली हमारा अगला टॉपिक है। तो आप स्लोप यहाँ पे ढूंढते, ये होता डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन एंड इधर होता हमारे पास डेल्टा टी। तो स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होती है। तो स्लोप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आती। यहाँ पर डेल्टा एक्स है ही नहीं है क्योंकि हर टाइम पे पोजीशन की वैल्यू सेम है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है तो स्लोप की वैल्यू 0 आएगी। तो यू मस्ट रिमेंबर फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट xt ग्राफ की स्लोप हमेशा 0 होगी एंड पार्टिकल इज गोइंग टू बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कुछ पार्टिकल का ग्राफ, किसी पार्टिकल का ग्राफ इस तरह से आ रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कभी पार्टिकल रेस्ट पे आया था। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टाइम t1 पे, टेंजेंट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर स्लोप क्या है? इस पर्टिकुलर टाइम पे t1 पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के xt ग्राफ की स्लोप 0 है। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू एट टाइम t2 0 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से t3, इस टाइम पे फिर से स्लोप की वैल्यू 0 है। क्योंकि इस ग्राफ में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 टाइम ऐसे रहे होंगे t1, t2, t3। यहाँ पर पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया होगा। सी द डिफरेंस। ये जो ग्राफ था ये हमेशा जब पार्टिकल रेस्ट पे रहता है उसके लिए था। ये
इस ग्राफ के रिजल्ट को मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन मूवमेंट्स के ऊपर, पर्टिकुलर इंस्टेंट्स के ऊपर पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। पार्टिकल यहाँ पर परमानेंटली रेस्ट पे नहीं है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन कम ज़्यादा हो रही है, बट स्टिल देयर आर 3 टाइम्स व्हेन पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। ओके, अगर मैं आप लोगों को परेशान करने के लिए टाइम एक्सिस और पोजीशन एक्सिस को आपस में बदल दूँ, इस तरह से मैं लिख दूँ, ये है x और इधर है t, तो इस केस में ग्राफ कैसा आएगा? टाइम बढ़ता चला जाएगा बट पोजीशन विल रिमेन फिक्स फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट। तो पार्टिकल की पोजीशन मान लेता हूँ x नॉट है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस बार ग्राफ ऐसा आएगा, यही हो जाएगा। बढ़िया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की ही, बट फॉर ए पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। याद करो यूनिफॉर्म मोशन क्या था? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही बात थी। हमने कहा था जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ना उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है ना उसकी डायरेक्शन, तब हम कहते हैं पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू प्लॉट एक्स-टी ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ की डिस्कशन में 2 हिस्सों में करूंगा। पहले एक एग्जांपल लेके फिर जनरलाइज करेंगे। मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है तो नेचुरली वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। और जब पार्टिकल ने चलना शुरू किया या जब हमने अपनी घड़ी ऑन की, तब पार्टिकल की पोजीशन थी 5 मीटर। टाइम यहाँ से शुरू होता है, टाइम इज इक्वल टू 0, यानी कि टाइम और पोजीशन का ओरिजिन सेम नहीं है। ओके, अब हम देखना चाहते हैं कि कितने टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है। टाइम 0 पुट किया, पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 5। पार्टिकल 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर? तो 1 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा? पार्टिकल विल बी एट ए पोजीशन ऑफ 10 मीटर। 2 सेकंड बाद पार्टिकल फिर पहुंच जाएगा 15 मीटर पे एंड सो ऑन। 1 सेकंड बाद पार्टिकल 10 मीटर पे, 2 सेकंड बाद पार्टिकल 15 मीटर पे, 3 सेकंड बाद पार्टिकल सिमिलरली 20 मीटर पे एंड सो ऑन। अब हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको स्केल वगैरह यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको स्केल यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे हमें ग्राफ्स समझने हैं कि किस तरह के मोशन में ग्राफ की शेप कैसे होती है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपकी कॉपी में लाइंस खींची होती हैं तो उसी को डार्क कर दो, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम सीधी बन जाएगी। वर्टिकल लाइन आप यूँ खींच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी जाने दो। फिर वर्टिकल लाइन के ऊपर डिविजन्स आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉपी के ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, वहीं से आप डिवीज़न एज ए रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी काम तो आपकी कॉपी के ऊपर बनी हुई लाइंस खुद कर देंगी। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, दीज आर जस्ट फ्री हैंड ग्राफ्स। ठीक है, इससे परफेक्ट ग्राफ तो नहीं बनेगा बट आपका टाइम बहुत बचेगा और हमारे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, साथ में इम्पॉर्टेंट है कि ग्राफ की शेप क्या होगी, ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो, मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करूंगा। जब टाइम 0 है तो पोजीशन है 5 मीटर। जब टाइम 1 सेकेंड है तो पोजीशन है 10 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड है तो पोजीशन है 15 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड है तो पोजीशन है 20 मीटर। जब टाइम 4 सेकेंड है तो पोजीशन होने वाली है 25 मीटर। यही होगा। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। कहने को दोनों तरफ है, पर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड जार्गन है, उसके हिसाब से हम जो इधर एक्स एक्सिस वाली साइड है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे क्या है? टाइम एक्सिस है। हम उसके साथ इंक्लाइंड शब्द यूज़ करते हैं। हम ये कहेंगे कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to time axis, inclined to time axis।
क्लियर बेटा? अब इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है, बट बिफोर दैट हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लें। अब अगर मैं v का फार्मूला लिखूं, जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, v का फार्मूला कहता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पर डेल्टा x क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मैं कौन सी ले सकता हूँ? 5 मीटर। 5 मीटर को मैं x नॉट भी कह सकता हूँ। ये बात मैंने आपको आगे भी बताई थी कि जब टाइम 0 है तो हम यहाँ पर x नॉट, ये जो नॉट है ये यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम विच इज़ 0। एट एनी टाइम t पार्टिकल इज एट पोजीशन x। ठीक है, तो ये जनरल सी डिस्कशन हो रही है। यहाँ पर बताओ व्हाट इज चेंज इन पोजीशन। डेल्टा x फाइनल पोजीशन कितनी है x, इनिशियल पोजीशन कितनी है x नॉट, x माइनस x नॉट। आई वुड लाइक टू रिकॉल, ये x इज इक्वल टू x का क्या मतलब है? ये जो x है ये क्या है? दिस इज यूज टू राइट डाउन पोजीशन। पोजीशन की वैल्यू कितनी है? x। सिमिलरली ये क्या है अपने पास? पोजीशन, और पोजीशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x नॉट। ठीक है, इसको मैं अभी वहाँ पर कंपेयर करता हूँ अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया मेरे पास? t माइनस 0। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या बन जाएगा? वी टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स नॉट प्लस वी टी। दिस इज इक्वेशन व्हेन वी एज्यूम दैट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट ओके? अब मैं आपको कंपेयर करवाने वाला था एक्स नॉट और एक्स को। यहाँ पर ये हो गई मेरे पास एक्स नॉट की वैल्यू 5 मीटर, यानी कि ये 5 मीटर है। ये एक्स जैसे टाइम 2 सेकंड, तो ये टाइम की वैल्यू हो गई 2 सेकंड, और पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई? 15 मीटर। तो ये पोजीशन की वैल्यू हो गई यहाँ पर 15 मीटर। ओके, अब इस रिजल्ट को आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है दिस इज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम इज 0। फिर आपको ये ऐसे याद रखना है कि दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन टाइम इज t। v इज कांस्टेंट, x नॉट भी कांस्टेंट होगा। t और x दोनों वेरिएबल होंगे, टाइम बढ़ता चला जाएगा और पोजीशन की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होती चली जाएगी। ओके, x एंड t आर वेरिएबल्स, x नॉट एंड v आर कांस्टेंट्स। x नॉट इनिशियल पोजीशन है, एक बार जो वैल्यू हमने लिख ली वो फिक्स है। पार्टिकल ने जहाँ से चलना शुरू किया, एक बार शुरू कर दिया, वो फिक्स है, उसके बाद वो डिफाइंड हो जाती है। तो ये हमारा ग्राफ जो है, सॉरी ये जो इक्वेशन है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद अ स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमारा सही टाइम आ गया जो हमने मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ्स पढ़े थे उनको यूटिलाइज करने का। इस ग्राफ की शेप कैसी होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ की शेप को गेस करो कैसी होती है, बोलो। स्ट्रेट लाइन, बढ़िया। इसमें c क्या बताती है? वैल्यू ऑफ c क्या बताती है भाई? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, एंड m क्या है? स्लोप। बहुत शानदार। अब हम ये वैल्यूज़ को यहाँ पर समझेंगे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी v और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x नॉट। मैं इसको दोबारा से लिखूंगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। सो दिस इज ग्राफ फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि ये कंफर्म है कि एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन is a straight line inclined to time axis। ठीक है, और इस ग्राफ में अगर कंपैरिजन दोबारा से लिखूंगा, यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? I can say that intercept is equal to x naught and slope is equal to v। यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ
gives initial position of the particle, कि पार्टिकल जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इट इन एडिशन टू दिस इट कैन आल्सो गिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल। इट कैन टेल अस आल्सो अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल। इन फैक्ट दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे। कारण क्या है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं डायरेक्शन में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। तो इस केस में डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे। देखो बेटा, कई बार ना मैं बीच में सीधा डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ, ठीक है, तो आइडियली तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन को तो हम अलग से डिस्कस कर ही नहीं रहे। लो जी, तो अगर मुझे अब इस ग्राफ को प्लॉट करना हो तो अब मैं टेबल पूरा बनाऊंगा नहीं, टाइम की वैल्यू, x0 की वैल्यू, v की वैल्यू पुट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इस ग्राफ को, इस इक्वेशन और इस ग्राफ को दिमाग में रखूंगा। इधर मेरे पास टाइम है, इधर मेरे पास x है, ग्राफ मेरे पास ऐसा आ जाएगा। इस पॉइंट को हम कहेंगे x0 जो कि इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप ढूंढूंगा tan थीटा, तो इस ग्राफ की स्लोप मेरे पास क्या आएगी, v। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ विल गिव मी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या ये क्लियर है? ये कि जब कभी भी xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, इट मीन्स दैट पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आप दो तरीकों से यहाँ पर स्लोप ढूंढ सकते थे। आप इस लाइन को पीछे को प्रोड्यूस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल भी थीटा आएगा, क्यों थीटा आएगा आपको पता है, इतनी ज्योमेट्री आपको आती है। तो यहाँ से चाहे आप tan थीटा निकाल लो, चाहे यहाँ से tan थीटा निकाल लो, वैल्यू तो सेम आने वाली है, और दोनों ही हमें क्या बताएंगे, tan थीटा की वैल्यूज़ क्या बताएंगे, v, ये कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इज दैट ओके? अब ये पॉइंट समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। ये पेंडिंग है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। मान लो जी किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था t1 पे, और ये था t2 पे। यहाँ पे पोजीशन थी x1, यहाँ पे पोजीशन थी x2। मुझे देखनी है कि t1 t2 के टाइम के बीच में, इस इंटरवल के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सिंपल है, मेरे पास t1 है, t2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास x1 x2 आ जाएंगे। तो आई कैन फाइंड आउट x2 माइनस x1। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। यहाँ पे मैंने मॉड क्यों डाल दिया है, ये इसके बाद अगली एग्जाम्पल में समझाऊंगा। ये क्लियर है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट भी लिखना होगा तो एक ही बात है, ये हो जाएगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए सेकंड पॉइंट, इसमें और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। ये जो ग्राफ आ रहा है इसमें देखो स्लोप पॉजिटिव आ रही है ना, इसमें थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल, अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। बट अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि पार्टिकल के लिए ग्राफ ऐसा आता जिसमें स्लोप मुझे नेगेटिव लेनी है, ये टाइम और ये है मेरे पास पोजीशन, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा भी संभव था। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन की वैल्यू कम हो रही है, ये मेरे पास x0 हो गया इनिशियल पोजीशन। अब इस केस में ये एंगल थीटा आएगा और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, यानी कि स्लोप नेगेटिव हो गई है। ठीक है, ये आएगा कब, ये इस तरह से आ सकता है कि ये मान लो x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन है एंड इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट था जब टाइम 0 है, एंड पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, इधर को जा रहा है।
तो इस केस में मैं अगर वेलोसिटी को देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। राइट साइड में इंक्रीजिंग होगी तो ये राइट साइड में होती तो पॉजिटिव होता, लेफ्ट साइड में तो ये नेगेटिव होगा। हो क्या रहा है कि जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन की वैल्यू कम होती जा रही है, वैसे वैसे पोजीशन की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर पार्टिकल लगातार चलता रहे तो पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, तो उस केस में आपका ग्राफ इस लाइन को क्रॉस भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना है कि इस केस में एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, वी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब ये छोटा सा एक पॉइंट और रह गया जो मैंने पीछे शुरू किया था, ये था कि यहाँ पर मैंने मॉड क्यों डाला। अब इस केस में जब मैं लिखूंगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इस केस में क्या होगा, टाइम के साथ पोजीशन की वैल्यू कम हो रही है। लेट अस सी हियर, ये टाइम t1 है, ये t2 है, ये पोजीशन हो गई x1, ये पोजीशन हो गई x2। अब अगर मुझे इस टाइम इंटरवल के बीच में ये देखना हो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। बट फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया था, मॉड, क्योंकि मुझे क्या लिखना था, डिस्टेंस, और मुझे पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। या अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना होता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखना होता, फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं हमेशा, ये जनरल रिजल्ट है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना होता तो हमेशा मैं लिखता फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यहाँ पे x2 है और इनिशियल पोजीशन मेरे पास x1 है, तो x2 माइनस x1 होता, चाहे ये पॉजिटिव आता चाहे ये नेगेटिव आता, मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है तो वो डिस्प्लेसमेंट बताता है कि पार्टिकल की डायरेक्शन किस तरफ है। बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वहाँ पर मॉड डाल दिया था, x2 माइनस x1 लिख दिया था। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखने हैं तो यही आएगा।